तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो इनको जूते मारो चार। जूते चार। ये किसने कहा था? बुरा बाल जो साफ करो। पेरियार ने वहां पे नहीं, जो पेरियार ने वहां पे एक एक करके ऐसे को चीखना नहीं है। ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, सर ऐसे एक नहीं मिनट चीखना, मैम, ऑडियो बंद। मैंने सुप्रिया हमने जी ऐसे आपको में शालीनता आप से, सीनियर है, मैं आपसे मैम रिक्वेस्ट कर सकता हूं, सिर्फ बीच में नहीं बोलेंगे, हम अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। मैम ऑडियो मैं बंद कर दूंगा, आप लोग सभी सीनियर लोग हैं, अपनी अपनी टर्न पर बोले विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैम बोलने से फायदा नहीं होगा, ऑडियो नहीं जाएगा। मैम आपकी टर्न पर कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। ठीक, विष्णु अब आप बोलिए। आज जो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में जिस तरह से ब्राह्मणों को एलिमिनेट करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए कॉल दी गई, जो कश्मीरी पंडितों को मारा गया, जिस तरह से आज जब गांधी जी का जेएनयू हत्या में हुई क्या, थी, उसके जेएनयू बाद में जिस लगा था तरह ना से ब्राह्मणों के खिलाफ बार जेएनयू। बार, तो अब ऑडियो मैं बंद कर यहाँ पे दीजिए भाई। उदाहरण, अब मैं एक छोटा सा, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। कल ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, याचिका के पिटिशनर थे दर्पण अवस्थी। इस बात को जरा अहमियत दीजिएगा। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, अमन जी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं। दर्पण अवस्थी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। दर्पण अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि भाई महाकाल मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। और अभी यहाँ पे जो मेरी बहन है वो कह रही थी कि मंदिरों में क्या किसी और कम्युनिटी के लोगों को मना किया जाता है? दर्पण अवस्थी की याचिका है कि महाकाल मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया। अब अगर कोई वीआईपी जो एससी कम्युनिटी से आता है और वीआईपी है, वो सांसद है, वो कलेक्टर से परमिशन लेके वहां पे जा सकता है, वो जा सकता है, दर्पण अवस्थी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखिए क्या बात बोल दी। यहाँ पे मेरी जो बहन, उन्होंने क्या बोला कि मंदिरों में क्या किस सवर्ण वर्ग के लोगों को रोका गया है? आपको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप आज जिस तरह से इस, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं स्वयं हिंदू निष्ठ हूं। मैं मानता हूं कि हम सारे लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। और अगर इस तरह के कानून आएंगे जिससे समाज बटेगा, तो ये मेरी बहन के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लोगों के लिए अच्छा भाई मैं तो कह रहा हूं साबित करने की जरूरत ही नहीं है। वो जेएनयू में भी हमने दीवारों पर पोस्टर्स देखे थे, ब्राह्मण तुम लोग यहां से निकलो, बुरा बाल साफ करो से लेकर सब कुछ हमने देखा है। तो ब्राह्मणों के खिलाफ भेदभाव नहीं होता। एक एक करके एक कमेंट में अनामिका जी का और शुभ्राज साहब, एक बात बोल, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। अभी आप वेस्ट बंगाल में पूरी सूची जारी कर रखी है हमारी ममता दीदी ने, जिसमें ओबीसी में कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं सबको पता है। हाँ है, कितने आते हैं। तो अब इसमें ओबीसी भी डेफिनेशन में, जो मैंने आपको 3C में पढ़ के सुना है, वो भी है। अब वो भी केस करेंगे क्योंकि वो ओबीसी की परिभाषा में आते हैं। तो आप ये इस बात को समझिए, ये आप नया एंगल नहीं दे रहा हूं। ओबीसी में मुसलमान भी हैं, तो अगर कोई ब्राह्मण का किसी से झगड़ा हुआ तो वो मुसलमान भी जो SC/ST एक्ट ठोक देगा। हाँ बिल्कुल, लिखा हुआ है ओबीसी इंक्लूडेड है। मैं इस बात को, आपने मेरी बात को जरा गौर नहीं किया कि ये ओबीसी की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है, स्टेट वाइज है। और स्टेट वाइज में वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम ओबीसी लोगों को, मैक्सिमम जो ओबीसी है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। हाँ मैं भी आज इंस्टा पे एक रील देख रहा था, एक जाट ने बोला, उन्होंने बोला हम यूपी में लाकर केस कर देंगे, वो जो भी है, मतलब क्योंकि वो वहां पर ओबीसी हैं। यही बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब एक मैं शुभ्राज सा, और पहले शुभ्राज सा फिर अनामिका जी, मैं आपके पास आऊंगा। शुभ्राज सा, ये जो परसेप्शन है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कहां से भेदभाव हो गया भाई, जाति के आधार पर ब्राह्मणों के खिलाफ कहां, और प्राइमा फेसी ब्राह्मण ही या जो है या अपर कास्ट या जनरल कास्ट ही भेदभाव करेगा, ये जो प्रेजुडिस है, ये जो हम दुर्भावना से हम भरे हुए हैं, सबसे ज्यादा आपत्ति इसी चीज को लेकर है। फिर अनामिका आ रहा हूं। अमन जी, दो बातें हैं, जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं नहीं दोहराऊंगी। ब्राह्मणों के साथ भेदभाव नहीं होता है, मैं इस पर कोई सोशियोलॉजिकल टिप्पणी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहां पर ओबीसी कम्युनिटीज आगे आई, जिन्होंने ओबीसी अपना कास्ट अजर्ट करके पावर कैप्चर भी किया और लंबे समय तक शासन किया, जैसे बिहार। आप एक बार उठा लीजिए, माइग्रेशन का डेटा देख लीजिए और स्टेट गवर्नमेंट को कहिए कि वो सारे ओबीसी लीडर्स जो अपने अपने प्रवक्ताओं को भेज करके आज जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, वो एक बार जारी करें कि जब पलायन हुआ तो किस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा बाहर निकले। क्या वो ब्राह्मण थे? और वो बाहर ही नहीं निकले, वो देश से बाहर चले गए। तो अगर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो मुझे सुप्रिया जी बता दे कि क्यों छोड़ा उन्होंने, स्टेट क्यों छोड़ दिया उस समय? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस का जो एक झुंझुना है, जिसको सोशियोलॉजी ने, एंथ्रोपोलॉजी ने पकड़ा दिया है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूं यहां पर अमन जी। हमारे देश की सामाजिक और समाज शास्त्रीय समस्याएं राजनीतिक गलियारों में नहीं सुलझ सकती, और यही प्रयास बारंबार किया जा रहा है। जब से ओबीसी एक्ट बना, SC/ST एक्ट, जब से रिजर्वेशन पॉलिसी आई और जब से SC/ST एक्ट बना,
उसके बाद आप देखिए क्या कभी भी पुनर्व्याख्या पुनर्मूल्यांकन, एक बार जो एक्ट पिछले 4 दशकों से है उस पे क्या हमने कभी भी स्टॉक लेने की सिचुएशन की कोशिश की? और कहा यह जाता है कि भाई हम समझें, हम क्यों समझें? अब सामने वाले को समझाना है कि पिछले 5 दशकों में 6 दशकों में आप लोगों ने जो रीसेंट हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है उसका ब्यौरा कौन से ओबीसी नेता आकर के ये देंगे? आज मेरे ख्याल से ये जो आपने शुभ्रास्ता जो बात आपने कही ना, एक मनोज मुंतशिर ने, मैं अनामिका एक कमेंट आपका ले रहा हूं, ये मनोज मुंतशिर ने कहा कि एक बाग में जो पेड़ है ना वो एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, लेकिन समानता के नाम पर ऊपर से पेड़ नहीं काट दिए जाते हैं। तो अगर समानता की बात, यही विष्णु ने भी यही कही, समानता के नाम पर असमानता नहीं फैलाई जा सकती है। और एक इनसिक्योरिटी है जनरल कास्ट के अंदर, उनको कैसे विश्वास में लिया जाएगा कि मिसयूज नहीं होगा? मिसयूज। और अनामिका, आप तो योगी को लेकर गाना, बीजेपी को लेकर आप प्रो बीजेपी कही जाती हैं भी, मतलब, लेकिन आप भी अब सरकार की आलोचना कर रही हैं एक तरीके से। जी देखिए, बिल्कुल अमन जी, एक बात कहूंगी मैं कि किसी एक को न्याय तब मिलेगा जब एक के साथ अन्याय हो। ये यदि इस तरह की कोई बात आएगी तो मुझे लगता है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, वो इस बात को कहने के लिए यहाँ पर जरूर उपस्थित होगा। जिस तरह से अभी एक बात अभी मैं डिबेट में सुन रही थी, कहा जा रहा था कि मंदिरों में जाने नहीं देते हैं, कैसा क्या अन्याय हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई, और इतना विवाद किस बात पे, पूरे देश में किस बात पे प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं जिस ललितपुर से आती हूँ, मैं बताती हूँ अन्याय की बात। जिस ललितपुर से मैं आती हूँ, विष्णु तिवारी उसी ललितपुर से हैं, और उन्होंने 20 साल बिना किसी अपराध के जेल में इस वजह से काटे कि SC एक्ट जो लगा था, और फिर जब प्रूफ हुआ कि वो गलत था, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा, ना परिवार ना पैसा। मैं केवल एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कानून न्याय संगत, न्यायपूर्ण तब होता है जब दोनों पक्ष उसमें सुने जाएं। पूर्वाग्रह पर कोई भी न्याय कभी भी न्याय संगत होता ही नहीं है, कोई कानून हो ही नहीं सकता। बिना तर्क और साक्ष्य के किसी भी कानून को माना ही नहीं जा सकता। अभी विष्णु जी ने एक बात कही थी और वो बात बिल्कुल सही है। अपराध किसने किया, इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपराध कौन सा किया गया और वो अपराध कितना बड़ा है, फिर वो किसने किया है, चाहे वो कोई भी है, वो बिल्कुल समान रूप से उसका उस दंड का अधिकारी है, उस दोष का अधिकारी है। और जो ये हो रहा है उसमें मैं ये 4 पंक्तियां जरूर अंकित करूंगी जो इस बात को जरूर क्लियर करेगा कि अंधियारों की आंख में जो भोर के सूरज खटके होंगे, यदि ये पारित हो गया, यदि हमने विवाद नहीं किया, या इसमें संशोधन नहीं हुआ, या ये वापस नहीं हुआ, तो क्या होगा ये तय है कि अंधियारों की आंख में जो ये भोर के सूरज खटके होंगे, उनके मान पत्र के शीशे चोटिल होंगे, चटके होंगे। तो सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, कि सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, सहमे सहमे सत्य हमारे बस फांसी पर लटके होंगे। और यही सच है और यही आने वाला कल होगा, यदि आज इस बात पर सतीश जी अब आप बोलेंगे।